देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब पिछले चुनाव आप देख रहे थे तो यहाँ पर नाम इलाहाबाद था, अब ये प्रयागराज हो गया और यहीं से आप लगातार कवरेज 59 सीटों पर चौथे चरण का मतदान हो रहा है इस वक्त। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, राजधानी लखनऊ में आज वोटिंग हो रही है। लखनऊ से सांसद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव बात कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। ये लोग इधर उधर की बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, बचना चाहिए इससे। सर, आपने लाखों टॉयलेट्स लगाई प्रदेश में, लोगों को, करोड़ों लोगों को 2 साल करीब खाना मिला, अनाज मिला, जबकि उन पे मुश्किलात थी। उज्ज्वला योजना, अन्य योजना, तमाम योजना आप लोगों ने चलाई। अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि, और समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्षी भी कह रहे हैं कि ये काम नहीं शायद सफल हुआ, इस कारण से आप लोग आतंकवाद, साइकिल को आतंकवादी बना दिया आप लोगों ने। देखिए, हम लोगों के विकास से जुड़े हुए इतने मुद्दे हैं अथवा शासन की बहुत सारी नीतियों का लाभ जन सामान्य तक जो हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है, धरातल पर वो बहुत ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। सार्वजनिक जो सभाएं हो रही हैं, उन सार्वजनिक सभाओं में भी उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके चेहरे का भाव और साथ ही साथ रिस्पॉन्स, ये साफ तौर पर बतलाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं उसके प्रति भी लोगों को संतोष ही नहीं है, बल्कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की, उसने भी जो विकास के कार्य किए हैं और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी हासिल की है उसको लेकर तो फिर वो कह रहे हैं कि इसको क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं आप लोग? आतंकवाद और जैसे मुद्दों को ला रहे हैं। अरे कहाँ आतंकवाद का मुद्दा? मुस्लिम आतंकवादी का बेटे के साथ फोटो खींचना। नहीं, देखिए, आतंकवाद, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पर कि कभी कभी विचार तो व्यक्त करना ही पड़ता है ना, जन सामान्य। क्या आपको लगता है कि किसी के साथ फोटो खींचना ऐसा एक इशू है? आतंकवाद के मुद्दे पर भी विचार व्यक्त करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना अथवा देश अथवा प्रदेश सुरक्षित रहना, यह विकास की पहली शर्त होती है। गौरक्षा पे आप लोग कानून लाए थे, राज्य सरकार लाई थी, उसके बाद से जनता में थोड़ी त्राही है पशुओं को लेकर के। प्रधानमंत्री ने इशारा किया, क्या आपको लगता है इसका निस्तारण बहुत जरूरी है? इसका पशु, जो आवारा पशु जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, काफी यहाँ की सरकार ने कदम उठाए हैं और उसके लिए कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की है। और लेकिन अब समय कम रहा है और आगे सरकार आ ही रही है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रभावी कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो फिर आतंकवाद, दंगेश, ऐसे शब्दों को लाने की क्या जरूरत थी, जिसमें उन्होंने साफ किया राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हो तो उस पर चर्चा होगी ही। बहरहाल आपको बता दें 59 सीटों पर चौथे दौर का मतदान हो रहा है। नंबर लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्यों दोनों ही तरफ से सब कुछ दांव पर है। आज के दौर के मतदान के बाद 231 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। इसमें से पिछली बार के चुनाव में 190 सीटें बीजेपी को आई थी। वो 403 में से 190 सीटों के साथ सरकार बनाने के बहुत करीब आ गए थे। ये थी 2017 के चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस। जिन 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, इनमें से 50 सीटों पर उनका कब्जा हुआ था। लखनऊ की 9 सीटें, हमेशा बीजेपी को कहा जाता है शहरी पार्टी। लखनऊ में उनकी परफॉर्मेंस, बावजूद इसके कि 2007-2012 में जिस तरफ भी लहर रही हो, 2017 में उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की। पिछली बार के चुनाव में तो 9 सीटों में से 8 सीटें उनकी थी। लखीमपुर खीरी 4 की 4 सीटें उनकी थी। लेकिन लखीमपुर खीरी में किसानों के रौंदे जाने के बाद, आरोप अजय मिश्र टेनी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर लगने के बाद क्या तस्वीर बदलेगी? क्या किसान बनकर आज वोट करेगा या जाति के आधार पर होगा वोट? अब चलिए उन्नाव, कुलदीप सेंगर, वो लायबिलिटी, वो परेशानी बीजेपी के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा अगर बीजेपी सरकार को यहां पर घेरा गया तो उन्नाव में कुलदीप सेंगर की वजह से। आइए आपको लिए चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, अभिलाष नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ेंगे, संतोष शर्मा लखनऊ से जुड़ेंगे, शिल्पी लखनऊ से, मौसमी सिंह लखनऊ से, अभी उन्होंने लखनऊ कैंट में बात भी की है ब्रजेश पाठक से। समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, आपके पास आते हुए, लखनऊ की इस लड़ाई में
तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोड़ रही हैं। पिछली बार 8 सीटें बीजेपी की आई थी, इस बार समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को खींचा जा सके। आप जिस सीट पर मौजूद हैं वहां पर कितना जोश मतदाताओं में और क्या मुद्दे उनके? देखिए, मैं इस वक्त पुराने लखनऊ में मौजूद हूं और कहा जाता है कि लखनऊ का जब रुख तय होता है तो उसमें पुराना लखनऊ बहुत अहम किरदार प्ले करता है। मैं तस्वीरों के जरिए अगर आपको दिखाऊं तो भारी संख्या में ये एंट्रेंस गेट है और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं और अभी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी काफी मुझे इसमें नजर आ रहे हैं और आगे तक की लाइन जो है वो बढ़ती ही जा रही है और विक्ट्री सिंबल भी कुछ लोग यहाँ से निकलते हुए दिखा रहे हैं। तो कहानी ये है कि वोटर टर्नआउट जो भी हो, पर फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत भीड़ देख पा रहा हूं। लखनऊ की जितनी भी सीट्स हैं उन पर मुकाबला कड़ा है। इस बार बीजेपी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं रहने वाली हैं पिछली बार की तरह। तो इस बार क्योंकि जिस तरह से पूरे यूपी में कांटे की टक्कर, बायपोलर इलेक्शन पहले ही इसको नाम दे दिया गया है और जिस तरह से कांटे की टक्कर देखी जा रही है, चाहे वो सरोजनी नगर की सीट हो जहां राजेश्वर अभिषेक मिश्रा के बीच कॉम्पिटिशन हो या अन्य सीटें हो जहां ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, अनुराग भदौरिया ऐसे नेता खड़े हुए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सदर जाफर खड़ी हुई है। तो इस बार कंपटीशन जो है वो नेक टू नेक नजर आता है। आसान नहीं क्योंकि मुद्दे कई हैं। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने राशन बांटा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, तो वहीं सपा का कहना है कि रोजगार में सरकार फेल रही है और अन्य मुद्दों में फेल रही है। तो अब देखना यह है लोगों के लिए असल मुद्दे क्या है जिसके दम पर वोटिंग इस दफा होने वाली है। जी बिल्कुल। और आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र जनता खूब कर रही है। तो कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और वो बनता दिख रहा है। दिखाइए, हमारे सहयोगी संतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ कैंट सीट बदल दी गई। स्वाति सिंह, पिछली बार फायर ब्रांड नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया था, इस बार वहां पर सीट ब्रजेश पाठक को दे दी गई। सरोजनी नगर जहां से चुनावी मैदान में राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर सिंह सिर्फ एक ईडी के अधिकारी के तौर पर नहीं है संतोष शर्मा, ये प्रोजेक्शन है योगी सरकार का, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो चाहे वो असीम अरुण हो, कि हम सख्त तरीके से पुलिसिंग करेंगे। माफिया राज, बुलडोजर बाबा, उसी का एक एक्सटेंशन है ऐसे ऐसे लोगों को सीट देना, ये साफ दिखता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देख लीजिए तो आशुतोष टंडन बनाम भदौरिया, अनुराग भदौरिया भी लड़ाई लखनऊ पूर्व में चल रही है। पूरी तस्वीर को समझे, जो अपने कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों को चूज करके, चयन करके एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन में बहुत संदेश भी दे रही है। असीम अरुण को कन्नौज से उतारा तो वहां पे जातिगत वोट बैंक को साधने के साथ साथ एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि उसके एजेंडे पर वो अफसर हैं जो काम कर रहे हैं, वो किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के हों। नंबर 1। नंबर 2, राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से उतारा। सरोजनी नगर से बीजेपी ने अपनी सिटिंग जो मिनिस्टर थी, विधायक थी, स्वाति सिंह, फायर ब्रांड नेता थी। 2017 का चुनाव याद करिए, स्वाति सिंह महिला सशक्तिकरण का बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा थी। महज 3 महीने की लड़ाई थी कि स्वाति सिंह सड़कों पर उतरी जब बीएसपी की तरफ से वहां पर आपत्तिजनक बयान दिए गए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महिला सबको एक बार दिखा दीजिए ताकि आवाज सबको चली जाए। एक बार जरा बूथ का जायजा जरूर दिखाइए कि कितना जोश दिख रहा है लोगों में, उसके बाद हम लोग सीट पर चर्चा करें। एक सेकेंड मैं संतोष, जितने भी हमारे सहयोगियों के पास जा रहे हैं, एक बार बूथ का नजारा जरूर दिखाइए क्योंकि लोग देखना चाहते हैं किस तरह का जोश वोटर्स में है और वो दिखाते हुए आप अपनी बात भी करें। संतोष, हाँ देखिए, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो लोगों का जोश सुबह 6:45 बजे के लगभग जब हम फील्ड में निकले तो हर बूथ पर हमें लोग नजर आए। मैं इस समय पर लखनऊ पूर्वी के गोमती नगर की जो हुसैरिया उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है, यहां पर है। अब आप देखिए कि लोगों की लाइनें हैं, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सभी अपनी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी देने को बढ़ रहे हैं। अमूमन बड़े शहरों में, चाहे वो कानपुर रहा हो या दूसरे बड़े शहर, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज होता है वहां पर लोग थोड़ा सुस्त नजर आए। लेकिन लखनऊ इस बार एक नया इतिहास रचने की कोशिश में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोकतंत्र में वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। अगर हम लखनऊ के राजनीतिक समीकरण की बात करें, आप जैसे कह रही थी, तो राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारकर स्वाति सिंह का टिकट काटा, राजेश्वर सिंह को दिया। एक जो क्षत्रिय वोट बैंक है, सरोजनी नगर का जो वोट बैंक है, वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण हैं और उसके बाद क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो वोट बैंक है
उसको साधते हुए ही बीजेपी ने 2017 में वहां पर स्वाति सिंह, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने जीत हासिल की और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। स्वाति सिंह फायर ब्रांड नेता रही, फायर ब्रांड मंत्री रही, 5 सालों तक उनके तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होती रही स्वाति सिंह के। लेकिन 2022 में बीजेपी ने उनका टिकट ठीक है, आपको एक सेकंड टोक रहे हैं गोरखपुर, आपको सीधे लिए चलते हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो गया है और वो शुरू हो गया है, पीडी चालू हो गई है। मैं आपके सामने ये डबल इंजन की सरकार का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री मैं ही था और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 2014 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी ने जमीन के मामले को लेकर के इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया और अपने विधायकों के प्रेशर में आकर के इस काम को नहीं किया। मैं उनसे पर्सनली भी मिला था। ये सपना साकार हुआ जब योगी जी आए, जमीन दी गई और आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने विद्यमान है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हाउ डस वोट पैटर्न डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द एरिया, उसका जीता जागता प्रमाण। फर्टिलाइजर फैक्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान बार बार आकर के बोलते रहे कि ये जमीन 90 से बंद थी, 90 से, आज वो चालू चालू हो गया है। ये इस बात को बताता है कि गवर्नेंस का क्या फर्क पड़ता है और डबल इंजन की सरकार का क्या असर पड़ता है। क्योंकि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री तो पहले भी देना चाहते थे, लेकिन यहां योगी जी की सरकार नहीं थी, इसलिए नहीं आ रहा था। 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में। तो ये अलग अलग फेजेस में, कई चरणों में जब चुनाव होता है तो आप अक्सर देखते हैं कि वोटिंग के दिन अगली जगह पर नेता संबोधन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैलियां करते हैं और यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी वोटिंग के दिन तमाम बातें वहां मीडिया के जरिए रखी। ये प्रथा चल पड़ी है और इससे आम लोग भी आदी हो चुके हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, हमारे सहयोगी, सीधे रायबरेली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी लड़ैया इसे इसलिए कहा जाए क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं। देखिए, जो परिवार लगातार उनके साथ रहा, अखिलेश सिंह की मृत्यु के बाद अदिति सिंह पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीती, लेकिन उनकी हवा दिख रही थी। वो पिछले कई दिनों से बीजेपी के समर्थन में बोल रही थी, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही थी। अब उनके पास चुनौती है कि बीजेपी के टिकट पर 2022 का चुनाव उन्हें वहां पर जीतना है। क्या होता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले तो जोश जरूर दिखाइएगा, वोटर्स का, बूथ का नजारा आप लोग जरूर दिखाइए और फिर अपनी बात कहिए। सबसे बड़े लड़ैया के तौर पर, जी बिल्कुल, सबसे बड़े लड़ैया के तौर पर इस बार अदिति सिंह रायबरेली सदर की सीट पर एक बार फिर से उतरी हैं, लेकिन पाला बदला है, बीजेपी से है। पहले मैं दिखा देता हूं मैं हूं कहां पे। फिरोज गांधी कॉलेज में मेरी मौजूदगी है। गांधी परिवार की ही देन कही जाती है और यहां पर जो वोटर्स है उनका आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक कंसिस्टेंसी है लोगों में। हमने यहां नहीं देखा कि सन्नाटा हो, बिल्कुल भी, लगातार लोग आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। लेकिन रायबरेली के अगर मुद्दों की मैं बात करूं अंजना, तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि गांधी परिवार पर रायबरेली की उपेक्षा का आरोप बीजेपी लगाती है और गांधी परिवार का मानना है कि अगर रायबरेली में जो भी काम हुआ, चाहे एम्स की सौगात हो, सड़कें हो, यहां पर केंद्रीय विद्यालय दिया गया और तमाम तरह के जो काम अभी तक हो पाए, वो केवल और केवल यूपीए की सरकार ने की है। तो यह आरोप प्रत्यारोप का दौर गांधी परिवार और बीजेपी के बीच में लगातार देखने को मिला। प्रियंका गांधी भी जब यहां पे आई थी प्रचार के लिए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बार बार ये कहा था कि अगर रायबरेली हमें नहीं चुनता या रायबरेली के लोग हमारे को नहीं पसंद करते तो क्यों हमारे प्रतिनिधि यहां से आते हैं। और अदिति सिंह को लेकर के बड़े मुखर पे उन्होंने कहा था कि केवल कांग्रेस पार्टी के टिकट के कारण ही वो जीत पाई थी, उनका कोई खुद का वर्चस्व नहीं है। लेकिन अदिति सिंह पलटवार करती हैं और कहती हैं कि उनके पिता की विरासत को वो आगे ले जा रही हैं। 1993 से लेकर के अभी तक ये सीट उनके परिवार के पास ही है। अखिलेश सिंह जो कि उनके पिता थे, अगर कांग्रेस से नहीं जीतते थे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, जीत गए। 2012 में पीस पार्टी से जीत गए और 17 में जब खुद अदिति सिंह कांग्रेस के टिकट पे थी
थी वो भी यहां से विधायक हो गए। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े से बदले हैं, लेकिन अदिति सिंह काफी आश्वस्त है, बीजेपी के सिंबल पर है, काम का हवाला दे रही है सरकार, योगी सरकार के कामों का, और उनका मानना है कि उनके परिवार के जुड़ाव और बीजेपी सरकार की छवि दोनों का फायदा उनको मिलेगा और ये सीट एक बार फिर से अदिति सिंह लगातार दूसरी बार निकालेंगी। लेकिन कांग्रेस ने मनीष चौहान जो कि एक डॉक्टर है उन्हें उतार करके कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल लेवल पे दोनों ही प्रत्याशियों को आंका जा रहा है जनता के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं अदिति का पल्ला थोड़ा भारी जरूर यह नजर आएगा। जी बहुत अभिषेक, बहुत दिलचस्प है। अखिलेश सिंह हो रायबरेली वाले या संजय सिंह, राजा संजय सिंह अमेठी वाले, कई बार बीजेपी कांग्रेस कितनी बार ये लोग इधर उधर गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीर जब बेटी उनकी आज बीजेपी के टिकट पर लड़ रही है, वहीं संजय सिंह भी अमेठी से अब बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, ये बहती और बदलती हुई हवा का प्रतीक जरूर गांधी परिवार के लिए है अमेठी और रायबरेली में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बड़ी तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे। लखनऊ, उस गढ़ को कायम रखना बीजेपी के लिए आज की वोटिंग के बाद जिन 231 सीटों पर वोटिंग खत्म होगी, 190 सीटें पिछली बार बीजेपी हासिल कर चुकी थी। 2017 में एक लहर साफ दिख रही थी, सरकार बनने के करीब पहुंच गए थे। इस बार की लड़ाई, क्योंकि आज उन्नाव हो, आज लखीमपुर खीरी हो, ये 2-3 जगह ऐसे हैं जो कि प्रतीकात्मक रूप से सबसे ज्यादा विपक्ष का हथियार बने। आज इन सभी जगहों पर वोटिंग है। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, देखिए 2017 की अगर आप बात कर लें तो लहर तो बाद में पता चली जब ईवीएम खुले। लहर के 2017 चुनाव में जितनी सीटें बीजेपी को मिली 320 से ज्यादा, उसका प्रेडिक्शन किसी ने नहीं किया था। लेकिन हाँ, यह बात थी कि एक जमीनी लहर थी, वो कोई पकड़ उस वक्त नहीं पाया। ये जरूर था कि 2014 के बाद 2017 का जो चुनाव था उस वक्त इस बात की जरूर चर्चा थी कि हाँ बीजेपी बहुत बढ़िया करेगी। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है, देखिए बीजेपी अब आधे का मार्क जो है, कह सकते हैं कि चुनाव आधा से ज्यादा निकल चुका है, 3 फेज हो चुका, चौथा फेज है बीजेपी के लिए। अब सबसे अहम सीटें यहां से शुरू होती हैं। लखनऊ की पूरी सीटें बीजेपी के पास थी, मोहनलालगंज की अगर आप एक सीट छोड़ दें तो तमाम सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी को अपना इस गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। यहां से आतंकवाद का मुद्दा प्रवेश करता है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आतंकवाद ने सियासत के भीतर अपनी जगह बनाई है उत्तर प्रदेश में और ये मुद्दे के तौर पर उभरा है, उसी तरीके से यहां से जो छुट्टा पशु हैं उनका मुद्दा भी गांव-गांव और शहर-शहर इस वक्त आपको दिखाई देगा। यूथ अनरेस्ट इस इलाके से अब शुरू, यूथ अनरेस्ट का जो मुद्दा है वो जो इस इलाके से शुरू होगा, पूरे अगले चरण जो प्रयागराज और पूर्वांचल की तरफ है वो भी मुद्दा होगा। कुल मिलाकर इस वक्त बड़ी तस्वीर तो यही दिखाई देती है अंजना की जिस तरीके से बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल की, 2019 में पार्लियामेंट में लोगों ने जीत हासिल की, उन्हें दोहराने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो सामाजिक समीकरण है वो ज्यादातर अपनी जगह पर इस वक्त भी मौजूद है। यानी कि 2019 का जो समीकरण दिखा, 2017 का जो जातीय गोलबंदी दिखी, वो इस वक्त भी अपनी अपनी जगह पर मौजूदगी उसकी दिखाई देती है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कैंपेन किया है वो कितना डेंट कर ले जाते हैं, कितना जो जल्दी से यहाँ पर जल्दी एक कमेंट आप लोगों से ले लेते हैं। क्या दिख रहा है, बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है, अगर 4 लाइनों में आप बताएं। नहीं, बड़ी तस्वीर यह है आज की तारीख में जो चौथे चरण का चुनाव है, जो रुहेलखंड, अवध और थोड़ा बुंदेलखंड के क्षेत्र में 59 सीटों पे मतदान हो रहा है। इसमें लड़ाई बहुत तगड़ी है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि जो उसका पिछला परफॉर्मेंस था 51 सीटों के जीतने का, उसको बनाए रखना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सत्ता में रह करके सत्ता को बचाने के लिए प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से वह भाषा, वह शैली, वह बात करने का तरीका प्रभावशाली नहीं हो सकता जो विपक्ष में रहते हुए आप अपनी बात को कहते हैं। और समाजवादी पार्टी अपने कैडर के बल पर और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पनपे असंतोष के कारण मुख्य लड़ाई में है और यह संदेश देने में वो कामयाब है कि वह इस भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है उसका विकल्प बनने की स्थिति में है। वो अभिलाष नारायण, हाँ, सीट्स चूंकि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा थी और अगर कम होगी तो कितनी कम होगी ये भी एक सोचने की बात है। वैसे ये कोई पैमाना नहीं है क्योंकि आप इलाहाबाद में ही देख लीजिए, इलाहाबाद में बीजेपी के पास ये जो 9 सीट्स आई
वो पहले 0 थी, 0 के बाद 9 आई, और समाजवादी पार्टी के पास 9 सीट्स थी, वो सिमट के 1 पे चली गई। इसलिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ये बात देखने की है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीट्स लेके सरकार में हैं तो कितनी कम होंगी। मेरे विचार से बहुत ज्यादा कम, 50% भी कम हो सकती हैं। तो सपा बेटर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि सरकार बनाने की स्थिति में शायद ना आ पाए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बजट पर। इस वक्त एक वेबिनार में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाएगा, दूसरे दिन इरिगेशन वाला जाएगा, तीसरे दिन हेल्थ वाला जाएगा, चौथे दिन एजुकेशन वाला जाएगा, और एक दूसरे को कोई पता नहीं होगा। क्या उस गांव में कोई दिन तय करके जितनी संबंधित एजेंसी एक साथ बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे, गांव की इलेक्टेड बॉडी के साथ बैठ करके आज हमारे गांव के लिए पैसे उतनी समस्या नहीं है जितने की हमारे साइलो खत्म करना, कन्वर्जेंस होना और उसका लाभ लेना। अब आप सोचेंगे भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ग्रामीण विकास का क्या लेना देना। अब आप सोचिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक विषय है कि भाई आप स्थानीय जो हुनर है उससे बच्चों को परिचित करवाइए। आप स्थानीय इलाके में टूर के लिए जाइए। क्या कभी हम सोच सकते हैं कि हमारे जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की कल्पना है, हम उस ब्लॉक में जो स्कूल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें। कहीं पर 8वीं कक्षा के बच्चे, कहीं पर 9वीं कक्षा के बच्चे, कहीं 10वीं कक्षा के बच्चे, 2 दिन के लिए एक रात वहां स्टे करना, जो आखिरी विलेज है उसका टूर करें, विलेज को देखें, विलेज के पेड़ पौधों को देखें, वहां के लोगों के जीवन को देखें, वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाएगा। तहसील सेंटर पर रहने वाला बच्चा 40, 50, 100 किलोमीटर जाकर के आखिरी बॉर्डर विलेज जाएगा, अपनी बॉर्डर को देखेगा। अब है तो वो एजुकेशन का कार्यक्रम, लेकिन हमारे वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज के लिए वो काम आ सकता है। तो हम ऐसी कुछ व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या? अब हम तय करें कि तहसील लेवल की जितनी स्पर्धाएं होगी वो सारे कार्यक्रम हम बॉर्डर विलेज पर करेंगे, अपने आप वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कभी सोचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित करते हुए बजट पर अपने तमाम सरकार के काम और रूपरेखा को रखते हुए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं 59 सीटें 59 रिपोर्टर। ये लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार 51 सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी धमक इस फेज में भी हर फेज की तरह, और जो एक तरह से क्लीन स्वीप का उनका सिलसिला चला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 में, इस बार इतना साफ है कि कांटे की टक्कर है। नेहा बाथम हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभांकर हमारे साथ इस वक्त रायबरेली से जुड़ रहे हैं। शुभांकर, रायबरेली पर अभी बात हुई थी, नेहा बाथम मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लखनऊ ने लगातार बीजेपी के लिए अपना साथ दिया, इस बार अलग संदेश देने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। अखिलेश यादव की रैलियों की तस्वीरों के साथ वो उनकी लोकप्रियता का दम भर रहे हैं। पहले तो जो बूथ आपके पीछे वहां का नजारा दिखाइए, जोश दिख रहा है वोटर्स में, क्या मुद्दे? अंजना, देखिए इस वक्त मैं लखनऊ कैंट इलाके में खड़ी हुई हूँ और यहाँ ये सीट बहुचर्चित इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस सीट को लेकर एक लंबी खींचतान चली। हमने ये देखा कि अपर्णा यादव यहाँ से सीट चाहती थी। उन्होंने इस बारे में हालांकि खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जैसा पार्टी चाहेगी उन्हें मंजूर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें जब टिकट नहीं दिया गया इस सीट से, तब ये कहा गया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली इन्हीं कारणों से। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन इस सीट पर अब ब्रजेश पाठक बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। ब्रजेश पाठक पहले लखनऊ सेंट्रल से लड़ते थे, इस बार उन्हें यहाँ लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है और ब्रजेश पाठक पर ही अपने चुनावी दाव यहाँ पर बीजेपी ने लगाया। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपना दाव खेला था। उन्होंने कहा था कि मैं अपना एमपी पद त्याग दूंगी अगर आप मेरे बेटे को यहाँ से टिकट दे देते हैं लखनऊ कैंट से। रीता बहुगुणा जोशी वही कैंडिडेट जिन्होंने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव जीता, फिर 2017 में जीता, उसके बाद वो एमपी बन गई। और यहाँ से सुरेश तिवारी जो है वो सिटिंग एमएलए है लखनऊ कैंट से, और ये काफी ज्यादा
प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है। कहा जाता है कि लखनऊ कैंट, क्योंकि ये हब है इस पूरे एरिया का, जो यहाँ से सीट जीतता है वो काफी कद्दावर माना जाता है। और यही वजह है कि इस सीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बहुत सारी हेडलाइंस भी बनी कि आखिरकार लखनऊ कैंट का टिकट किसे जाएगा। लेकिन बाजी मार ली ब्रजेश पाठक ने। आपके पास मंजीत नेगी दिख रहे हैं, आपके पास कुछ हलचल दिखाई दे रही है, जल्दी से मंजीत नेगी हरदोई से जुड़ रहे हैं। मंजीत, अंजना, मैं हरदोई से हूं और मेरे साथ नरेश अग्रवाल हैं। यहाँ पर हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली बार एक विधानसभा सीट जो सदर की, जहां पर मैं मौजूद हूं, ये समाजवादी पार्टी ने, यानी कि नितिन अग्रवाल जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी में है। तो इस बार क्या आपको साथ मिलेगा बीजेपी से? आपने पाला बदला है, बेटे ने इस बार बीजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। नहीं, हम तो खाली अपनी सीट जिताने के लिए नहीं आए हैं, हरदोई की 8 सीट फिर से जिताने के लिए आए हैं और इसके बाद और फेस में जाके प्रदेश में सरकार बनाने आए हैं। तो खाली हमारी जीत पे तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना आत्मविश्वास है कि हरदोई में हमें हराने वाला अभी हरदोई में पैदा नहीं हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ बड़े नेता रहे हैं, लेकिन विकास के जो काम होने चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, सड़क की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कोरोना के दौरान। अब कोई धचका लगा आपको हरदोई की सड़क पे? कहीं कोई धचका लगा? लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जब आचार संहिता लगी तो रातों रात सड़कें हरदोई कैसे बन गई। तो इसमें विकास में कौन हम पर प्रश्न लगाए? इंडस्ट्री आप देखिए, यहाँ पे जो चावल उद्योग है, शुगर उद्योग है, ये आटा दाल उद्योग है, ये सारा उद्योग है। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी रैली हुई थी, लेकिन अखिलेश ने भी बड़ी रैली की यहाँ पर। बहुत बड़ा अंतर था, 20-80 का अंतर था रैली का। वो ग्राउंड और वो ग्राउंड दोनों ही 4 गुना अंतर। क्यों? जब मोदी जी का पूरा ग्राउंड भर गया और जगह नहीं रह गई लोगों को आने के लिए, पुलिस ने भीड़ को रोक दिया, तो फिर बहुत बड़ा अंतर था। आप नहीं उतरे, आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं, अलग अलग पदों पर आप रहे हैं। इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन नहीं किया आपका? ना, हम कभी इच्छा नहीं की। हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं रहना है। हम एक एडवाइजर के रूप में रहेंगे, एक संस्थापक के रूप में रहेंगे, और मैं तो एक कैंप भी चलाने चाहता हूँ। और मंजीत, देखिए नरेश अग्रवाल और हरदोई का एक पुराना रिश्ता है। बेटे नितिन अग्रवाल इनके इस बार चुनावी मैदान में इन्हीं के सीट। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मिलन शर्मा हमारी सहयोगी लखीमपुर से जुड़ रही है, शुभांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। शुभांकर, आपके पास आने से पहले लखीमपुर एक बार चलते हैं, क्योंकि लखीमपुर एक प्रतीक बना किसान आंदोलन में। लखीमपुर खीरी की जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें किसानों पर थार गाड़ी आरोप ये लगा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, फिर उन्हें चार्जशीट भी किया गया, उन्हें बेल भी मिल गई। ब्राह्मणों को भी संभालना था, किसानों की नाराजगी को भी दूर करना था, और इन सब के बीच लखीमपुर उन्नाव सबसे बड़ी जगह है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। मिलन शर्मा, कितना जोश, क्या मुद्दे? अंजना, देखिए लखीमपुर में सवेरे से हम देख रहे हैं कि काफी भारी तादाद में जो मतदान हो रहा है। यहाँ पर आप सेंटर्स पर देखिए तो इस वक्त हम निघासन सीट पर हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आशीष मिश्रा टेनी और अजय मिश्रा टेनी का घर है। इसी पोलिंग बूथ पर वो वोट देने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता था कि वो सुबह आते थे, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि आज वो वोट देंगे या नहीं देंगे। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है इस चक्कर में। लेकिन लोगों को देखिए आप, यहाँ पर हम लोगों से बात भी कर रहे थे। हमने पूछा क्या उनको लखीमपुर खेरी का जो हादसा हुआ जिसमें किसान कुचले गए, क्या वो उनके लिए मुद्दा रहेगा या फिर किसानों का मुद्दा रहेगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर छुट्टा पशु या आवारा पशु के मुद्दे से बहुत तंग हैं, ये एक मुद्दा है। ये तराई क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई साधन यहाँ लोगों को दिखाई नहीं दे। यहाँ लेकिन लोगों ने कहा कि कुछ सरकार की रणनीतियां हैं जिस पर वो खुश हैं, जैसे आवास वगैरह। लेकिन यहाँ पर का जो मुद्दा है, अगर हम कास्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करें तो ब्राह्मण वोट यहाँ पर 17 से 16% का है, लेकिन SC वोट जो है वो 23% का यहाँ पर पड़ता है। पूरे लखीमपुर क्षेत्र में 8 सीटें थी 2017 में, 8 की 8 सीटें बीजेपी को गई। लेकिन इस बार टक्कर की लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों को किसानों से सहानुभूति है, लेकिन वो बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं उस पर। सिख वोट यहाँ पर ज्यादा फेवर या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4% सिख वोट है सिर्फ। लेकिन कुर्मी जो वोट है और जो दलित वोट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में है। अंजना, 1 मिनट, 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 1 मिन
चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि इस बार दलित वोट, जो जाटव वोट है, वो किधर जाएगा? क्या वो मायावती के साथ उसी तरह से पारंपरिक रूप से चिपका रहेगा, या अगर वो छिटकता है तो किस तरफ, ये निर्णायक हो सकता है। लेकिन जैसे आप इन सीटों पर आते हैं, जिन 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, ब्राह्मण बहुल इलाके आते हैं, वोटिंग उनका परसेंटेज बढ़ता है। इससे पहले 8 या 9% थे, तो अब वो 13-14 से लेकर, जैसा आप बता रही हैं, उससे भी ज्यादा वोट उनका हो रहा है। उनकी नाराजगी किसी भी कीमत पर बीजेपी मोल नहीं ले सकती, क्योंकि फिर उनके लिए खतरनाक साबित होगा। अगड़ी जातियों का साथ ही उनको कहीं ना कहीं पहुंचाता है। आपको लिए चलते हैं रायबरेली, क्योंकि शुभांकर हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायबरेली और अमेठी की लड़ाई, गांधी परिवार का गढ़। लेकिन अगर आज समाजवादी टिकट से अदिति सिंह वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति बनती दिख रही है कि कांग्रेस फाइट में ही नहीं दिख रही है। आप देखें तो पिछली बार के भी चुनाव, इस बार के भी चुनाव में वो समाजवादी पार्टी क्या वहां पर डेंट मार पाएगी? जो निकला है कांग्रेस के हाथ से, वो किसके हाथ में रहेगा? ये लड़ाई है शुभांकर। अंजना, अगर यहाँ रायबरेली की बात की जाए तो ये प्रतिष्ठा की सीट है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि पिछली बार जब यहाँ चुनाव होते हैं तो जिन 59 सीटों में यहां पर वोट डाले गए, उनमें केवल 2 सीटें थीं जो कांग्रेस पार्टी के पास गई थी, और वो दोनों रायबरेली की थी। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि वो दोनों उम्मीदवार जो जीत कर आते कांग्रेस पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। यहां पर जातीय लड़ाई है, और इस जातिगत लड़ाई में फिलहाल अगर 6 में से जिन 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उन 5 सीटों में कांग्रेस केवल 1 सीट ऐसी है बछरावा जहां पर फाइट में है, वरना ज्यादातर जगहों पर फाइट बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की है। अदिति सिंह यहां पर आई हैं, उनके साथ इतिहास रहा है, उनके पिता का नाम रहा है, लेकिन राहें उनकी भी इतनी ज्यादा आसान इस बार नहीं है। उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनीष सिंह को उतारा है, जो उसी जाति से आते हैं जिससे अदिति आती हैं। मुस्लिम वोट, यादव वोट एक लामबंद होकर ऐसा दावा किया जा रहा है, और कई लोग ऐसा कह रहे हैं यहां पर कि वो एक जगह पर वोट जाएगा। लेकिन ब्राह्मण वोटरों को अदिति कहीं ना कहीं अपने पालने में लाने में शायद कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, उसके बाद चीजें बन रही हैं। लेकिन जिससे शुरुआत आपने की कि अमेठी हारने के बाद रायबरेली प्रतिष्ठा की सीट है, अब उस प्रतिष्ठा में अगर यहां से जो 6 में से यहां पर 1 सीट पे कंपटीशन है, अगर वो बच जाती है या यहां से कोई और मैसेज आता है, तो कांग्रेस पार्टी को यूपी में अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जब आप पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपके गढ़ में आप अपनी सीटें हार रहे हैं, तो मैसेज जो है अंजना, कम से कम वो प्रदेश में अच्छा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और रायबरेली और अमेठी आने पर ही जरा चर्चा भी कांग्रेस की होती है, वरना आप हर फेज अभी तक जो है उसमें देख लीजिए, खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि 1 या 2 सीटों से ज्यादा हर फेज में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बहरहाल पूरी ताकत प्रियंका वाड्रा गांधी झोंक रही हैं, लगातार वो मेहनत कर रही हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, और उनका अलग अलग जगहों पर जाकर, लखनऊ में बहुत रोड शोज किए। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी वहां से जुड़ रही है। मौसमी, अवध और अवध की समझ जरा आपके बातों के जरिए भी अपने दर्शकों को बताएं। ब्रजेश पाठक से आप बातचीत कर रही थी, ब्राह्मण वोट निर्णायक तो नहीं, लेकिन बढ़ता चला जाता है, जैसे हम इस फेज में देखते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर क्या दिख रही है, क्या मुद्दे हावी दिख रहे हैं? लखनऊ में आप मौजूद हैं मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ का अंदाजे बयां कुछ और है, और अवध की समझ कितनी परिपक्व है ये आप इस बात से समझ सकती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, वो लखनऊ से बने। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, लखनऊ से बने। तो लखनऊ में सियासत घुली हुई है। और अगर आप देखिए अवध का जो क्षेत्र चुनाव में जा रहा है, यहाँ पे आप ब्राह्मणों का जिक्र कर रही थी, सवाल ये है कि ब्राह्मण किसका शंख बजाएगा, क्योंकि ब्राह्मण निर्णायक वोटर है। दलितों की आप बात कर रही थी, दलित लगभग 30 से 35% है इन सब अवध के इलाकों में। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है अंजना की जो नॉन जाटव दलित है उसकी संख्या काफी ज्यादा है, लगभग आधा जिलों से ज्यादा में दलित वोटर्स निर्णायक है, और नॉन जाटव वोटर्स सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में है। और 2017 में समाजवादी पार्टी ने लगभग 40 से 45 जोश तो दिख रहा है, लाइन लंबी दिख रही है, वोटरों का जो वोट शेयर है वो लिया था। जी मैं उसी पे आ रही थी। शहरी मतदाता बड़ा उदासीन बताया जाता है। क्यों कुछ और है, ये देखिए कतार कितनी लंबी है, और यहाँ पे लोग अपनी बहनों की शादी को
छोड़ के कि वो बाद में अटेंड करेंगे, यहाँ पे आके वोट डाल रहे हैं। लोग बीमार हैं, वो भी यहाँ पे कतार में खड़े हैं। और ये वो लखनऊ कैंट का इलाका है जिसके लिए काफी रस्साकशी मची हुई थी कैंट के इलाके में कि किसको ये सीट मिलेगी, क्या पन्ना यादव को मिलेगी या मयंक जोशी को मिलेगी, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया से कल मुलाकात कर रहे थे और उनकी फोटो ट्वीट हुई। ब्रिजेश पाठक आज सवेरे यहाँ पे थे, हमने कहा कि क्या आपको लड्डू खाने को मिलेगा या खिलाने को मिलेगा मार्च 10 को, पर वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। तो पूरी रस्साकशी है और अवध का मिजाज भी पूरे चरम पे है। अंजना, पूरे चरण पर मिजाज है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग सीटों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर सीट की रिपोर्ट हम दे रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं और दिलचस्प ये है कि ब्रेक के पहले ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे तो इनमें से एक पत्रकार का ये मानना था कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, दूसरे का बीजेपी। मैं आपको बताऊंगी नहीं कौन क्या सोच रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर का ये सबसे बड़ा संकेत है जब हर व्यक्ति ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस बार रुझान किस तरफ है। जल्दी से आप दोनों से कमेंट लेते हुए आपसे अभिलाष जी शुरुआत कर रहे हैं। जो सीटें हम दिखा रहे हैं, देखिए कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी ताकत योगी सरकार दिखा रही है। कई जगहों पर ऐसे रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, लेकिन लखीमपुर, उन्नाव ऐसी सीटें जिन पर सबसे ज्यादा एक तरह से क्रिटिसिज्म बीजेपी का हुआ, वो उन सीटों पर आज वोटिंग है। क्या होते देख रहे हैं आप? हाँ, जो लखीमपुर सीट की बात आप कर रही हैं, वहाँ जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ, उसको लेके उसका असर तो पड़ेगा, हाँ, लेकिन और सीट्स पे जहाँ ये मैं आपको टोक के काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लोग इंसिडेंट पर, घटना को देखकर वोट करेंगे या जात पर वोट करेंगे? क्योंकि रायबरेली से लेकर एक एक सीट देख लीजिए सर, जातिगत समीकरण के हिसाब से पार्टियां उम्मीदवार उतारती हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जाति के आधार पर लोग वोट करेंगे या उस घटना के आधार पर वोट करेंगे? क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, मेरी समझ ये है कि वहाँ उस घटना के आधार पर लोग वोट करेंगे, ठीक है, और जाति के आधार पर तो हमेशा वोट होता ही रहता है, लेकिन अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो वो प्रिवेल करता है और लोग उसको ध्यान में रख के वोट करेंगे। सर, आपकी तरफ से कमेंट। अंजना, देखिए, मतलब लखीमपुर खीरी ये वो जिला है जहां 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप, सभी क्लीन स्वीप था वहां। और आज 2022 में जब चुनाव हो रहा है, हाँ, तो माननीय प्रधानमंत्री को अपनी सभा स्थगित करनी पड़ी, योगी जी को अपनी सभा स्थगित करनी पड़ी, और जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जी, उनको पार्टी को कहना पड़ा कि आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे। आज वोट के लिए नहीं निकल रहे वो, अपने वोट के लिए नहीं निकलेंगे, और उनके पुत्र को भी मना कर दिया गया है। तो आइए आपको एक बार फिर से वोटिंग की तस्वीरें दिखाते हैं। अपर मुख्य सचिव होम अवनीश अवस्थी हैं, आईएएस अधिकारी, पूरे परिवार के साथ वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मालिनी अवस्थी, उनकी पत्नी, एक बेहद मशहूर और लोकप्रिय गायिका, पूरा परिवार वोटिंग करने के लिए पहुंचा हुआ है। और वोटिंग के बाद ये उनकी तस्वीर दिखाते हुए, ये जरूरी है कि ये लोकतंत्र का इससे बड़ा पर्व नहीं होता है। यही हमें फिर ये तय करने की हिम्मत देता है कि हम लोकतंत्र में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपके इलाके में वोटिंग है, फौरन निकलिए। सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। हालांकि अब तो काफी टाइम हो चुका है।